Hello students, I am Tarun Jaiswal, working as a PGT Mathematics from last 28 years. I am teaching mathematics to classes 9th, 10th, 11th and 12th from 28 years. This long experience I would like to share with my students और इसके लिए हमने जो मीडियम चूज़ किया है वो है यूट्यूब के थ्रू हमने 11th क्लास के जो सिलेबस है उसको नंबर ऑफ चैप्टर्स में डिवाइड किया है। इन चैप्टर्स को इस तरह से डिवाइड किया है कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक से रिलेटेड, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रेगुलर स्टडीज़ में कौन कौन से क्वेश्चंस हमें करते रहना चाहिए बीच बीच में, जिसे हमने गुड क्वेश्चन का नाम दिया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम के टाइम पर अगर हम नहीं करके जाते तो वो याद नहीं आते हैं। रेगुलर स्टडी में जब हम पढ़ते हैं तो वो समझ में ज़रूर आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम में स्ट्रेस ना आए हमने चैप्टर्स को डिवाइड किया है। और उसी कड़ी में आज हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसे हम बोलते हैं बैकबोन, क्योंकि 11th क्लास की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो 12th क्लास के अंदर भी यूज़ होती है और वेक्टर पढ़ने में भी हेल्प देती है। वो हमें अगर उस समय ध्यान से नहीं पढ़ा, अच्छी तरह से नहीं पढ़ा तो वो हमें बहुत प्रॉब्लम देती है। कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है और स्टूडेंट कंसेप्ट के ऊपर नहीं जाते हुए नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें मैथ्स आ जाएगी। ऐसा नहीं है। मैथ्स को अगर कंसेप्ट को समझ लिया जाए मैथ्स के और उसकी थ्योरी पढ़ी जाए, जनरली आप देखते हैं मैथ्स की थ्योरी बहुत कम टीचर्स पढ़ाते हैं। तो मैथ्स की थ्योरी होती है जो समझी जाए, उसके कंसेप्ट को समझा जाए। ऐसा नहीं कि सीधे फॉर्मूले लिख दिया और क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, और अगर आप ऐसा करते हैं तो वो क्वेश्चन उस समय तो हो जाते हैं पर एग्जाम में याद नहीं आते क्योंकि आपको कंसेप्ट मालूम नहीं होता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 11th और ऐसे आगे हम आपको वीडियोस डालते रहेंगे जिसके अंदर आप कंटिन्यूशन में अगर पढ़ते हैं देखते हैं तो हमें हमारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह लगेगी और बहुत अच्छी समझ में आएंगी। तो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, क्या होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको समझने के लिए एक सिंपल सा अगर वर्ड में आपसे बोलूं कोऑर्डिनेशन, एक बहुत सिंपल वर्ड है कोऑर्डिनेशन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं निर्देशक। निर्देशक का मतलब क्या होता है? निर्देशक का मतलब होता है जो हमको दिशाएं देता है, निर्देशन देता है, ऐसा करो वैसा करो, हेल्प का काम भी करता है। कोऑर्डिनेटर, तो वही रोल कोऑर्डिनेटर का है, जो कोऑर्डिनेटर का रोल होता है वही रोल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आता है। किसमें? मैथ्स के अंदर। कैसे कोऑर्डिनेटर का काम करता है? एक्चुअली क्या है, अलजेब्रा और ज्योमेट्री दो मैथमेटिक्स के बहुत बड़े पार्ट हैं। आपने देखा होगा 10th क्लास तक हमने बहुत सारी ज्योमेट्री पढ़ी और बहुत सारी ज्योमेट्री के अंदर हमें क्या करना पड़ता था, कंस्ट्रक्शंस याद रखने पड़ते थे। अब कंस्ट्रक्शन आपको याद रखना है और मैथमेटिक्स कभी नहीं बोलती कि चीज़ें याद रखो और रटो, कि इसमें इसके लाइन इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, इससे इसको ज्वाइन कर दो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने ज्योमेट्री में याद करी हैं। पाइथागोरस थ्योरम का प्रूव करते थे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, है ना। तो ये सब चीज़ें जो थी ये याद रखने वाली थी ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री के इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए रेने दकार्ते वाज द ग्रेट मैथमेटिशियन, उसने क्या किया, दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाया। उस ब्रिज का नाम दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब दोनों कौन, एक अलजेब्रा और दूसरी ज्योमेट्री। मतलब जो ज्योमेट्री की प्रॉब्लम है जिसे हम याद कर रहे हैं कि इसमें ऐसा करो ऐसा करो, वो सब मत करो। उन्होंने कहा कि अगर हम ज्योमेट्री की प्रॉब्लम को अलजेब्रा से सॉल्व कर दें तो वो बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि अलजेब्रा हमें इंटरेस्टिंग लगती है। स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स लेता है, स्पेशली 11th क्लास में मैथ्स ली, मतलब उसकी अलजेब्रा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अलजेब्रा मतलब a² - b² a + b का होल स्क्वायर, x y z इक्वेशंस, ऑल दीज आर अलजेब्रा। एंड ज्योमेट्री यू नो ट्राइंगल, पॉइंट्स, कर्व, लाइन सेगमेंट, रेस, ये सब क्या है, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री को जब हम अलजेब्रा से पढ़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 9th क्लास 10th क्लास में आपके पास
ऑलरेडी बेसिक नॉलेज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑन एक्स एक्सिस वाई जीरो, ऑन वाई एक्सिस एक्स जीरो, ओरिजिन, ऑल दीज यू नो, ये आपको मालूम है, हमें पता है, इतना आपको आता है। और इस बेसिक नॉलेज के साथ हम 11th क्लास के स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप देखेंगे 11th क्लास के अंदर एनसीईआरटी की बुक में डायरेक्ट उन्होंने स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट कर दिया। अब स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया, लेकिन उनको ये लगता है कि स्टूडेंट्स को 9th और 10th क्लास में उन्होंने सारी बेसिक चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पढ़ ली है, जबकि एनसीईआरटी की बुक में कुछ दिया होता है और कुछ नहीं दिया होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो क्लास 10 के अंदर अगर मैं पूछता हूं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो कुछ स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, ऑल इंडिया लेवल पे कुछ ने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन अगर आता है 11th क्लास के अंदर बीच में कहीं, तो फिर आप वहां ब्लॉक हो जाएंगे। और भी ऐसी कई चीजें हैं, जैसे अगर आपसे बोले फाइंड द इन सेंटर, तो आपको नहीं आता, लेकिन आपको सर्कम सेंटर आता है क्योंकि 10th में वो पढ़ लिया है। आपको सेंट्रॉइड फाइंड करना आता है क्योंकि वो भी आपने पढ़ लिया है, लेकिन आपको अल्टीट्यूड के हेल्प से ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड करते हैं वो नहीं आता है, एंड शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वो भी नहीं आता है। तो ऐसी कुछ चीजें उन्होंने बाद में कॉम्प्लीमेंट्री सिलेबस के अंदर और सप्लीमेंट्री सिलेबस के अंदर, सप्लीमेंट मटेरियल के अंदर एनसीईआरटी ने बाद में डाल रखा है लास्ट में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो 9th 10th के अंदर नहीं पढ़ी और 11th क्लास के अंदर वो ये सोचते हैं कि आप ये पढ़ कर आए हैं, तो वो एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है स्टूडेंट के कंसेप्ट के अंदर। इसलिए एक चैप्टर हम अपनी तरफ से उसको स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में द पॉइंट के नाम से। द पॉइंट क्या है, उस द पॉइंट का मतलब क्या है, मतलब पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। द पॉइंट, दिस चैप्टर is not directly given in NCERT book, but this chapter consists very important concepts which helps you to understand coordinate geometry in a proper एंड सिस्टमेटिक वे। सो इसका नॉलेज हमें होना जरूरी है। तो उस नॉलेज के लिए हम पहला पॉइंट इसमें पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच में ब्रिज का काम करती है, दोनों के बीच में एक सेतु का काम करती है, दोनों के बीच में एक पुल का काम करती है, दोनों को जोड़ देती है। कैसे जोड़ देती है सर, बेसिक चीजें वैसे 9th 10th में पढ़कर आए हैं, फिर भी एक बार बता देता हूं। जैसे अगर कोई टीचर आपसे पूछता है ज्योमेट्री में तो पॉइंट है, और अलजेब्रा में हम इसको क्या लिखेंगे, अलजेब्रा में हम इसको ऐसे लिखेंगे x, y। अगर हमने यहाँ पे लाइन बनाया तो ये लाइन है, ठीक है, और इधर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 लिखेंगे, सच दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन है, ये है अलजेब्रा, ये पॉइंट है, ये है अलजेब्रा। और पॉइंट कैसे होता है ज्योमेट्री में, तो सर हम ऐसे बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन हम ऐसे बनाते हैं। अब ये दोनों चीजें तो आपने 9th 10th में पढ़ ली, इसलिए आपको समझ में आ रही है, हाँ सर पॉइंट को ऐसे बताते हैं, स्ट्रेट लाइन को ऐसे बताते हैं। लेकिन ये क्या है, किसी भी बच्चे से भी पूछोगे 7th क्लास का 6th क्लास, तो बोलेगा सर ये सर्कल है। लेकिन 11th क्लास का स्टूडेंट थोड़े दिनों के बाद ये बोलेगा ये सर्कल है, नहीं सर्कल ये है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अभी आपको लग रहा होगा सर ये क्या लिख दिया आपने, अजीब सी इक्वेशन क्या लिख दी है जी। लेकिन जैसे आपको ये समझ में आता है, क्योंकि पिछले साल आपने इसका ग्राफ बनाया था ना 10th क्लास में, तो लाइन बनी थी, ये पॉइंट्स को प्लॉट किया था 2,3, तो ये पॉइंट बना था। ऐसे जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो सर्कल बनेगा। कुछ कंडीशन है वो सब अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। अगर मान लो मैंने कुछ ऐसा बना दिया, तो ये क्या है, एक कर्व है, तो इस कर्व की भी कोई ना कोई इक्वेशन होगी 2 डायमेंशन में। वो इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जस्ट सी, इधर हम लिख रहे हैं ज्योमेट्री और इधर हम क्या लिख रहे हैं, अलजेब्रा। ज्योमेट्री को अलजेब्रा से जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं, इसके बीच में ब्रिज बना देते हैं। दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो अलजेब्रा ज्योमेट्री की चीजों को अलजेब्रा से पढ़ाती है। उसी में सबसे पहला पॉइंट आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, द पॉइंट। लेकिन आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट किया हुआ है सीबीएसई के अंदर क्लास, एनसीईआरटी की बुक में क्लास 11 में चैप्टर नंबर 10।
तो चैप्टर नंबर 10 को पहुंचने से पहले ये चीजें मालूम होना बहुत जरूरी है। तो द पॉइंट में कुछ बेसिक चीजें ऑलरेडी आपको मालूम है, लेकिन फिर भी हम उसको एक बार वापस बता देते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। हम ये सोच लें कि आपको आता है और पता लगा आपको ये चीज भी नहीं पता थी, इसलिए हम उससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बेसिक फॉर्मूला है, 10th क्लास के अंदर इसका प्रूफ किया है आपने, 10th क्लास में इसका प्रूफ भी दे रखा था। हम यहाँ पर इसको वापस प्रूफ तो नहीं देते हैं, लेकिन उसका फॉर्मूले को याद कराने के लिए वापस लिख देते हैं। x डैश y डैश, ये अपने x एक्सिस, y x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। दिस इज ओरिजिन, ऑल दिस यू नो। तो ये सब चीज़ें भी बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर दो पॉइंट P और Q आपको दिए विथ कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2, इसको x कोऑर्डिनेट और इसको y कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। देखिए ये सब चीज़ें बेसिक नॉलेज में ऑलरेडी आती है आपको। अगर हमको इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी थी तो d इक्वल टू हमने ये लिखा था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ क्लास 10th, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। देखो आप, अगर मैं आपसे बोलता हूँ दो प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस फाइंड करो, या क्लास में दो बच्चे बैठे हैं एक यहाँ और एक यहाँ, उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करो, तो आप क्या करोगे? थ्रेड लोगे, थ्रेड से मेजरमेंट करोगे, एक रोप लोगे, उसका मेजरमेंट करोगे पहले वहाँ से वहाँ तक, फिर उसको स्केल पर उसका लेंथ लेके उसकी स्केल पर मेजरमेंट करेंगे और आप बताओगे कि इतनी डिस्टेंस है। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों की लोकेशन मालूम है, मतलब उनके कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो इस फॉर्मूले से आप उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सो विदाउट यूजिंग द ज्योमेट्री वी कैन फाइंड द डिस्टेंस यूजिंग अलजेब्रा। इस अलजेब्रा का यूज डिस्टेंस में यूज कर रहे हैं हम। देखो डिस्टेंस तो ज्योमेट्री के पार्ट में आती है ना, लाइन सेगमेंट, उसको हम अलजेब्रा से फाइंड करें। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेशन का काम करती है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देन सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास आता है सेक्शन फॉर्मूला। ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हुआ, अब मैं सेकंड फॉर्मूला लिखता हूं। तो सेकंड फॉर्मूला है वो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन का मतलब समझते हैं ना, टुकड़े तोड़ना। सेक्शन फॉर्मूला, मान लीजिए दो प्लेसेस हैं उनके बीच की में एक तीसरी प्लेस और आती है, तो उन प्लेसेस के बीच में एक तीसरी प्लेस और आ रही है, तो उसकी कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें? अगर आपको दोनों के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, दोनों की पोजीशन मालूम है, मतलब ये है कि ये अपना x एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस है, ये x डैश y डैश, ये ओरिजिन, ये P और ये Q, दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2। इसके बीच में सपोज करो एक पॉइंट R है जिसके कोऑर्डिनेट x, y जो हमें डिटरमाइन करने हैं, और ये पॉइंट R बीच में इस तरह से बैठा हुआ है कि इनके बीच की डिस्टेंस को डिवाइड कर रहा है रेशो में m1 और m2 के। रेशो का मतलब ये हुआ, मान लो इधर 20 मीटर की डिस्टेंस है, इधर 40 मीटर की डिस्टेंस है, तो टोटल ये 60 मीटर की, या किलोमीटर में ले लो। ये एक प्लेस है x, ये दूसरी प्लेस है y, ये प्लेस P है, ये प्लेस Q है, तो इसे 20 और 40 इनके बीच की डिस्टेंस का रेशो हो गया। तो 2:4 मीन्स 1:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, मतलब इधर 1 पार्ट है और उधर 2 पार्ट है टोटल डिस्टेंस के। तो इसको रेशो को हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर m1:m2 एक रेशो दे रखा है। अगर ये रेशो गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन, दिस इज गिवन, तो ये डिटरमाइन कैसे करें x और y, मतलब इसकी लोकेशन को कैसे डिटरमाइन करें? आपका जीपीएफ और ये जो यूज होता है ना मोबाइल के अंदर, उसके अंदर सबके अंदर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलती है। कोऑर्डिनेशन से ही प्लेन उड़ते हैं और एयर के अंदर उनके 3D के अंदर उसका यूज करके वो पर्टिकुलर लोकेशन पर ही लैंड करते हैं, तो उसके अंदर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एप्लीकेशन बहुत है इसके हायर क्लासेस के अंदर। तो x, y अगर आपको फाइंड करना तो हम कैसे फाइंड करेंगे? इस x को फाइंड करने का फॉर्मूला था m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। प्रूफ आई एम नॉट गिविंग बिकॉज ये प्रूफ 10th क्लास में सिमिलर ट्राइंगल से आपने कर लिए हैं, नहीं भी किए हैं तो इनके प्रूफ की हमें अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रूफ एक लेंथी प्रोसीजर हो जाती है। फिर जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी हम CBSE के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर एग्जाम में ऐसे प्रूफ
नहीं पूछे जाते 11th क्लास के अंदर। जिसके प्रूफ पूछे जाते हैं वो हम जरूर पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ा रहे हैं, आगे की वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। जो जो चीज़ प्रूफ के हैं थ्योरेटिकल प्रूफ वो जरूर करेंगे, लेकिन ये प्रूफ ऑलरेडी 10th क्लास में था, इसलिए सिर्फ याद दिलाने के लिए पुराने फॉर्मूले आपको ये लिखाना जरूरी है। तो M1 M2 कैसे याद रखते थे? आप ऐसा करते थे 1 के साथ में 2, 2 के साथ में 1, 1 2 2 1 चलता है। देखो आप M1 X2 M2 X1 और डिवाइड में इन दोनों का सम, इससे हम बोलते थे इंटरनल डिवीजन। इंटरनली डिवीजन, इंटरनल डिवीजन का मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट P और Q के बीच में है R पॉइंट। अब देखो ये तो आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, लेकिन इसके बाद एक एक्सटर्नल डिवीजन भी आता था जो एग्जाम में एक मिसलेनियस एक्सरसाइज जिसे हम बोलते थे, नॉट फॉर द बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा बोलते थे, जिसको हम छोड़ देते थे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसके भी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर बाद में इंट्रोड्यूस हो गए थे, बोला था वो एग्जाम में आ सकते हैं। तो वो वाले पार्ट के अंदर आपने देखा होगा कि उसमें एक्सटर्नल डिवीजन वाले क्वेश्चन भी थे। तो जब एक्सटर्नल डिवीजन आता है, एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या हो जाएगा? दिस इज फॉर इंटरनल डिवीजन। नाउ फॉर external division, external division, for external division this point P, this point Q, this point R, this is M1 and this is M2, means this point R is outside the point of P and Q। P और Q पॉइंट जहां पर है उसके बाहर कौन सा पॉइंट है? R पॉइंट है। P और Q के बाहर की तरफ है, इसलिए इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल डिवीजन। और अब ये एक्स और वाई फाइंड करना भी देखा था पहले फिगर में, वो बीच में था, वो बाहर चला गया। तो ये पूरा रेशो M1 है और ये पूरा रेशो कितना है? M2, क्योंकि R डिवाइड कर रहा है ना। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? M1 माइनस M2, ये डिस्टेंस। अगर हम इसमें ऐसा बोलें, जो पहले वाला थ्योरम, जो पहले वाला फॉर्मूला उसी का यूज करें कि अब Q पॉइंट, ध्यान से सुनना, ये Q पॉइंट PR को M1 माइनस M2 इस टू M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ऐसा बोल सकता हूं। मतलब M1 की जगह M1 माइनस M2 और M2 की जगह M2 इसमें पुट कर दूं और सॉल्व करूं, तो मुझे जो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला मिलेगा वो ये मिलेगा, M1 X2 माइनस M2 X1 अपॉन M1 माइनस M2 एंड M1 Y2 माइनस M2 Y1 अपॉन M1 माइनस M2। दिस फॉर्मूला इज फॉर एक्सटर्नली डिवीजन। Externally division, this is for external division, this is for internal division। For external division use minus sign, formula is same but how it is derived it I'm explaining। मैंने बताया अभी आपको, बट प्रूव नहीं करके दिया है, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे कि इनके प्रूफ नहीं आते हैं। लेकिन कैसे M1 माइनस M2 M1 की प्लेस पे पुट किया है और M2 की प्लेस पे M2 पुट करने के बाद ये पॉइंट इसको इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये आंसर आपको मिलेगा। आप अपने इंटरेस्ट के लिए चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं। स्टूडेंट याद रखते हैं एक्सटर्नली में माइनस आता है, इंटरनली में प्लस आता है। कैसे आता है? इस तरह से आती है वो चीज। अब इसमें जो तीसरा पॉइंट आता है, सॉरी जो तीसरा रिमार्क आता है, ये फर्स्ट इसका पॉइंट था, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, रिमार्क 1, इसको हम रिमार्क 1 बोल देते हैं। रिमार्क 1 मतलब इस बेसिक फॉर्मूला नंबर 2 का एक स्पेशल केस था, R1। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास रिमार्क नंबर 2 ऑफ द सेम पॉइंट। फर्स्ट फॉर्मूला ओरिजिनल फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन, फर्स्ट रिमार्क एक्सटर्नल डिवीजन। रिमार्क 2 मीट पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मीट पॉइंट मींस ये P Q R इसके बिल्कुल बीच में, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये X और Y है, ये X1 Y1 है और ये X2 Y2 है। तो X कितना होगा? मिड पॉइंट है, तो M1 इक्वल टू M2 हो जाएगा ना। अब M1 इक्वल टू M2 हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में जो फॉर्मूला यूज होगा X1 प्लस X2 बाई 2 एंड Y इक्वल टू Y1 प्लस Y2 बाई 2। मतलब X कोऑर्डिनेट का एवरेज एंड Y कोऑर्डिनेट का एवरेज से आपको क्या मिल जाएगा? सेक्शन फॉर्मूला मिल जाएगा। आपने ऑब्जर्व किया 10th क्लास के अंदर सिर्फ ये दो फॉर्मूले दिए हुए थे। तीसरा केस भी स्पेशली स्टूडेंट रट लेते थे, ध्यान नहीं रखते थे, जिसको हमने बोला था रिमार्क नंबर 3। वो रिमार्क नंबर 3 क्या था? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। अब सेंट्रॉइड क्या होता है? स्टूडेंट को ये 9th क्लास में पढ़ाया गया था कि सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है जो तीनों मीडियन को इंटरसेक्ट जहां पर करती वहां मिलता है। दिस पॉइंट A
बी सी, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। मीडियन अल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये 4 वर्ड स्टूडेंट को कंफ्यूज भी करते हैं। ठीक है, तो मीडियन को कैसे याद रखते हैं? मीड मतलब मीड पॉइंट, तो अपोजिट साइड को मीड पॉइंट पे जो लाइन मिलती है उसको मीडियन बोलते हैं। अल्टीट्यूड हमेशा वर्टिकल होता है ना, बोलते हैं कि ये माउंटेन की अल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, तो अल्टीट्यूड मतलब हाइट, इसलिए अल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जो होता है उसको अल्टीट्यूड बोलते हैं। मिड पॉइंट पे जो मिलता है उसको मीडियन बोलते हैं। एंगल को जो बाइसेक्टर करके जाएगा वो तो एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं कि एंगल बाइसेक्टर में क्या कंफ्यूजन हो रहा है। और एक और वर्ड क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स के बाइसेक्टर, तो वो तो साइड को बाइसेक्ट करेंगे ना, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके कंस्ट्रक्शन करते थे, तो उससे क्या मिलता था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर, क्योंकि उससे सर्कल बनता है। जहां पर अल्टीट्यूड्स मिलते हैं उसको बोलते हैं हम, जहां अल्टीट्यूड्स मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्थो सेंटर। और जहां पर तीनों मीडियन मिलती हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। दिस इज सेंट्रॉइड। और एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उसको बोलते हैं हम इन सेंटर। तो सेंट्रॉइड को पढ़ने के लिए हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो 4 चीजों में से भी एक चीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सेंट्रॉइड। इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट ये 10th में था, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3। ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला मिड पॉइंट को फाइंड करने का हो गया। इससे पहले एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला हो गया। अभी हमारे पास 2-3 केसेस और बचे हैं। कौन कौन से केसेस बचे हैं? एक तो इन सेंटर फाइंड करना है। अब इन सेंटर का फॉर्मूला बताता हूं। इन सेंटर के लिए आपको इन सेंटर यह होता है ए, देखो अब ये क्लास 10th में आपने नहीं पढ़ा इन सेंटर, और इन सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें कहीं पर भी बीच में पूछ लिए जाते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए हमें इसका नॉलेज होना जरूरी है। इन सेंटर कहां से मिलता है? जहां एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर जहां मिल रहे हैं तीनों, इसको हम आई से बताते हैं। स्मॉल कैपिटल ए की जो अपोजिट साइड होती है इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। कैपिटल बी के अपोजिट जो साइड होती है इसको स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। कैपिटल सी के अपोजिट जो साइड होती है इसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। साइड्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट्स एंड एंगल्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स। ये आपको बहुत पहले छोटी क्लासेस में बता दिया है। ये AD is the not a median, okay? This is the bisector. So we can write A, B, C, D, AD, BE, CF. How to find this in center? The formula is there. If I ask the 10th class student, उनको नहीं मालूम है, लेकिन 11th क्लास के स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए। CBSE चाहती है, CBSE सोचती है, NCERT बुक वाले सोचते हैं कि आपको ये तो आता है, वो गलत सोचते हैं आपके बारे में, ये मुझे पता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसके बिना कहीं ना कहीं रास्ते में किसी ना किसी क्वेश्चन में ब्लॉक हो जाएंगे, अरे ये तो हमें आता ही नहीं है। तो ये x का जो फॉर्मूला वो होता है AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C, एंड ऐसी y इक्वल टू AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C। व्हाट इज A का मतलब है B और C के बीच की डिस्टेंस, B का मतलब है C और A के बीच की डिस्टेंस, C का मतलब है A और B के बीच की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड कर लेते हैं? स्मॉल ABC और x1 y1 x2 y2 ये आपको दे रखे हैं, यहाँ पुट कर दो तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे। इन सेंटर फाइंड करना बता दिया, सेंट्रॉइड फाइंड करना बता दिया। नेक्स्ट आपको बता रहा हूं मैं सर्कम सेंटर। नेक्स्ट आपके पास आएगा सर्कम सेंटर।
इससे पहले वाला क्या था, इन सेंटर। तो सर्कम सेंटर कैसे मिलता है, देखो सर्कम सेंटर को फाइंड करने के लिए आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने पड़ते हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 9th क्लास में आपने कंस्ट्रक्शन किया है, साइड्स का बाइसेक्टर। तो जहां साइड के बाइसेक्टर मिलते हैं, ये दो साइड कोई सी भी ले लेते हैं हम, ये मिलता है, इसको हम बोलते हैं, इसको ओ से बताते हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये तीनों इक्वल होते हैं क्योंकि यहाँ से एक सर्कल पास होता है इस ओ ए रेडियस को लेकर। इसको हम ऐसे बनाते थे, 9th क्लास में कंस्ट्रक्शन करते थे, इस तरह से बनता था। ये ओ पॉइंट है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, तीनों इक्वल हैं। सर्कम सेंटर, इसे हम बोलते हैं सर्कम सेंटर, दिस इज सर्कम सेंटर। तो इस सर्कम सेंटर को फाइंड कैसे करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। वैसे तो हमने 9th क्लास में ज्योमेट्री से करा है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसे फाइंड करेंगे इसको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या तरीका होगा इसको फाइंड करने का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये सब सर्कल की रेडियस है, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी एक इक्वेशन बनेगी, ओ बी इक्वल टू ओ सी एक इक्वेशन बनेगी। ये सॉल्व करेंगे इसको हम इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई, क्योंकि ये एक्स वाई है, ठीक है, एक्स और वाई में इक्वेशन बनेगी और ये नंबर्स दे रखे हैं, तो दो इक्वेशन बनेगी आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके, इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, सॉल्व एंड गेट एक्स कॉमा वाई ऑर्थो सेंटर। और चौथी चीज जो आती है वो है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर ऑर्थो सेंटर स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में आता है, जिसे अभी हम नहीं पढ़ सकते। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। अभी और भी इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं द पॉइंट के अंदर जिसका नॉलेज आपको होना जरूरी है। स्ट्रेट लाइन के चैप्टर पे पहुंचने से पहले 2-3 पॉइंट्स और हैं, उसके पे अपन डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है।